Assalamualaikum boys, how are you? Welcome to SDMUS Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English 1. And we had started the lesson number 3, Glimpses of the Past. And मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 पार्ट हैं. The first one is the martyrs, second one is the company's conquest, third one is the British rule, and now we in this session start Ram Mohan Roy. Okay, edition है, time period है 1772 to 1833. Okay, so let's start with the Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruling us. Ram Mohan Roy जो था, he is a learned man and he was बिलोंगिंग फ्रॉम द बंगाल. बराबर, वो बंगाल से बिलोंग करता था एंड वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और उसे पता था कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं. और उसने यूँ बोला, ऐसा बताया, जो हमारी बैबलिंग स्पीचेस में हम ये देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि हमारा एंशियंट कल्चर बहुत ग्रेट है. ओके, हमें अपने आप को ज़रा भी डाउन नहीं करना चाहिए और हम हर अचीवमेंट लेने के लिए कैपेबल हैं. सो first of all we have to banish the superstitions, persons, superficialities in our society. हमें क्या करना है, पहले तो हमारी सोसाइटी में से जो सुपरस्टिशंस है, यानी कि जो अंधश्रद्धा है, लोगों को जो गलत तरीके से रिलीजन के नाम पे लोग जो गलत तरीके से लूटते हैं या उनकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको क्या करना है, उसको सही करना है. बराबर, ताकि लोग क्या हो, सब चीज़ अच्छी तरीके से समझ सके. He told his wife Uma, cows are of different colors, but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. इस तरीके से समझाया कि काउस डिफरेंट कलर की है बट उसका मिल्क जो है वो वाइट ही होता है. इसी तरीके से टीचर्स सब अलग अलग होते हैं, उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, बट इसी तरीके से जो टीचर्स अलग अलग है. लाइक यहाँ पर रिलीजियस टीचर्स की बात की गई है, बट हर रिलीजन का एसेंस यानी हर रिलीजन का एक फर्म बिलीव जो है वो एक सेम है. बराबर, मुस्लिम रिलीजन में जो बताया गया है वो उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो हिंदू रिलीजन में बताई गई है. जैसा हम बात करते हैं सवाब और गुनाह की, इसी तरह हिंदू रिलीजन बात करता है पाप और पुण्य की. ओके, हम जैसे बात करते हैं ऑनेस्टी की, तो वो भी इसी तरह ही ऑनेस्टी की बात करता है. ओके, तो कोई रिलीजन सुपरस्टिशियस नहीं होता या इंसान को सुपरस्टिशियस वे में ले जाने वाला रिलीजन होता ही नहीं है. तो हर रिलीजन का एसेंस जो है, हर रिलीजन का बेस जो है वो सबका सेम है. He was attracted by science and modern knowledge. वो जो ये राम मोहन राय जो थे, इन्हें मॉडर्न साइंस, मॉडर्न नॉलेज और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. नॉलेज कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल, जिसे हम प्रूफ कर सके, जिसका हम कोई ना कोई प्रूफ दे सके. बराबर, वैसा होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. उन्होंने क्या किया, एट दैट टाइम ही वेंट टू द इंग्लैंड एंड उसको जानना था, ये राम मोहन राय को जानना था कि ब्रिटिश पावरफुल किस तरीके से है, क्या चीज़ ने इंग्लैंड को पावरफुल बनाया है इतना. वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स. क्या बोला वहाँ पर जाकर, ब्रिटिशर्स को क्या बोला कि आप लोग रूलर्स हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सब्जेक्ट्स हैं यानी हम प्रजा है, हम सिटीजन्स हैं, हम आपके अंडर रूल है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं, बट आप हमारे लिए, आप हमारी हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये समझिए.
बराबर, और आपको हमारी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी होती है, ये भी ध्यान रखिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था बट 1823 में ब्रिटिशर्स कुछ थे, उन्होंने रोक दिया। बिकॉज न्यूज़पेपर एक ऐसा वेपन है कि जिससे हम सही नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। Okay, now come to the operation part, 1765 to 1835. Okay, but the British continued to oppress Indians. Oppress करना यानी जुल्म करना। In 1818 they had passed regulations third. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. उनका जो ऑपरेशन का सिस्टम था, दे आर वेरी डिफरेंट। ओके, अलग अलग तरीके के लॉज वो खुद ही बनाते थे इंडियंस के लिए। तो उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन 3 पास किया। अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलेशन वो किसी भी इंडियंस को कोई भी तरीके की ट्रायल के बगैर, कोर्ट की ट्रायल के बगैर क्या कर सकते थे, जेल में बंद कर सकते थे। यानी इंडियन जो हो, अगर वो सस्पिशियस लग रहा है उनको, तो वो सिर्फ शक, डाउट के इसके ऊपर, बेस्ड ऑन डाउट वो क्या करते थे, जेल में डाल देते थे उनको। और उनके ऊपर, और जो जिसको भी जेल में जो इंडियंस को डालते थे वो अपना केस जेल इसमें कोर्ट में नहीं लड़ सकता था, बराबर, डायरेक्ट उसको वहाँ पे सज़ा सुना दी जाती थी। All the time British officials in India drew big salaries and also made fortunes in private business. वो क्या करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे जो इंडियन रुपीज़ में हुआ करती थी। इंडियन जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनके खून पसीने की कमाई थी जो ऑपरेशन जुल्म करके ली गई थी, उसकी वो सैलरी उनको मिला करती थी। और वो हमेशा उसको किस में इन्वेस्ट करते थे, प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India, and the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. 1829 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश गुड्स यानी लंदन में जो बना हुआ प्रोडक्शन था वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करा। कितना था वो, अकॉर्डिंग उसकी वर्थ जो होगी वो 7 करोड़, बराबर, 7 करोड़ का जो माल था वो माल सामान बेचने के लिए इंडियन जो मार्केट्स थे उसमें उतार दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो प्रोडक्शन था, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि लोग जो थे वो ब्रिटिश कंपनी ने बनाए हुए ब्रिटेन के जो प्रोडक्शन थे उसको ज़्यादा खरीद रहे थे। इसलिए इंडिया की इंडस्ट्री क्या हो गई, मरना शुरू हो गई, यानी कि लॉस हो गया उनको बहुत सारा। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीव्स आर ब्लीचिंग द पाइन्स ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नर जनरल जो बेंटिंग थे उनको फिर से घर जाना पड़ा, बिकॉज द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो कॉटन के वीवर्स थे, यानी कि जो कॉटन का कपड़ा वीव करते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। और क्या हो गया था कि उनका जो बिज़नेस था वो बिज़नेस क्या हो गया था, रुइन हो गया था, और सब घर पर बैठ गए थे, कोई काम धंधा उनके पास था नहीं। नाउ कम टू द डिससेटिस्फेक्शन टाइम 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. इंडिया में जो एजुकेशन था वो पर्शियन और संस्कृत में हुआ करता था। 1835 में एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम था मैकॉलस, जिसने यहाँ पर पूरी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको बदलने का सोचा और बहुत बड़ा चेंज हुआ। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, और उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में स्टार्ट किया था। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation to intellectuals.
एक्चुअली क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन जब दिया गया तो इंडियंस जितने थे वो इंडियंस को ऐसी जॉब मिलने लगी जो ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करती थी। और दूसरी चीज़ ये पॉजिटिव वे में ये हुई कि एक ऐसी जनरेशन बाहर आई जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत सुपर्ब थी। ओके, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम हमारे पर्शियन और संस्कृत के अंदर ही यही मीडियम के अंदर या यही सब्जेक्ट या यही लैंग्वेज के अंदर हम क्या क्या करते थे, एजुकेशन हमारा हुआ करता था। बट जब इंग्लिश सब्जेक्ट जो था उसके अंदर या इंग्लिश मीडियम के अंदर एजुकेशन लेना शुरू हुआ तो हम ब्रिटिशर्स को भी जानने लगे बहुत अच्छे से, और एक नई जनरेशन आई जो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत अच्छी थी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और लोगों ने क्या सोचा कि हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, अगर हम पढ़ेंगे अच्छी जॉब मिलेगी तो फाइनेंशियली हमारे अंदर क्या होगा, फाइनेंशियली हम इम्प्रूव होंगे। For that we must convey our grievances to the British Parliament. So इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारे लोगों को हम पार्लियामेंट में बिठाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब क्या होगा, ये पढ़े लिखे होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठेंगे बराबर, और पढ़े लिखे ब्रिटिशर्स जितने हैं उनकी जो टिक टैक्स है वो समझ सकेंगे पार्लियामेंट्स में बैठकर, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको रोक सकेंगे। ओके, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट्स येलो है ना, वो इंडिया के हाथ में, अभी इंडियन प्रिंस के हाथ में, और पिंक वाला है वो पूरा ब्रिटिश एरिया है। जबकि हमने सेकंड में देखा था, कंपनी कॉन्क्वेस्ट में देखा था कि सिर्फ 10% था ब्रिटिश एरिया और 90% था इंडियन प्रिंस का एरिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, इतने टाइम के अंदर बहुत सारे हथकंडे अपनाकर ब्रिटिशर्स ने ये सब एरिया ऑन कर लिया था। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। ओके, और किंग्स जो थे वो क्या हो गए थे, अब पपेट्स बन गए थे ब्रिटिशर्स के हाथ के नीचे बराबर। सो लोग ऐसी बातें करते थे कि भाई ये तो हमारे जो किंग हैं वो पपेट्स बन चुके हैं और हमारी जब सब जॉब्स है वो क्या हो छूट चुकी है, और लोग बेकार हो गए थे। लोगों के पास नौकरी, जॉब्स वगैरह, बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया था, जॉब्स चली गई थी। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। ओके, क्या कर रहे हैं, हमारी जॉब चली गई है, हमारी लैंड्स यानी फार्मर्स जो थे उनकी तो लैंड्स भी ले ली गई थी, तो हमारी लैंड्स भी चली गई है। ओके, और वो जो हमारे ब्रदर्स जो है, जो इंडियंस है, उनको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ कर रहे हैं, हमारे ब्रदर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमें सिर्फ बात, और लास्ट वाले में देखिए क्या बोल रहा है, यू ओनली टॉक, आप सिर्फ बातें करते हैं, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए। किसे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए। द स्पार्क्स 1855 to 57. Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. क्या हुआ, पीजेंट यानी फार्मर्स थे उनके ऊपर टैक्सेस कंटिन्यू रहे, और जो संथाल थे यानी जिनके पास लैंड थी बराबर, फार्मिंग के लिए लैंड थी, तो वो फार्मिंग की लैंड को इस तरीके से लॉ लाया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कि उन्होंने अपनी पूरी लैंड जो थी वो ब्रिटिशर्स को दे देनी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ गया था। सो लोगों ने लास्ट में क्या किया, रिबेल करा, 1855 में रिबेल किया, और बहुत बड़ी तादाद में लोग एक साथ रिबेल करने के लिए जमा हो गए। Still beta, there are 3 parts. Okay, 7th the sparks, 8th the revolt and the 9th the fight for freedom. तो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर यहाँ से 7th से हम कंटिन्यू करेंगे द स्पार्क्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।